हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आईबीपीएस के थ्रू देश भर के लगभग 28 राज्यों में अलग अलग बैंकों में वैकेंसी आई हुई है। ग्रामीण बैंकों में लगभग ये 13,217 पोस्ट है, जिसमें दिव्यांगजन हो या नॉन दिव्यांगजन हो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिव्यांग भाई बहनों की भी टोटल 460 पोस्ट से ज़्यादा है। मतलब अलग अलग दिव्यांगों की कुल मिलाकर 460 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैं डिटेल में सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पर जो भारत सरकार का ऑफिस मेमोरेंडम न्यू है, जिन दिव्यांग भाई बहनों को स्क्राइबर या एक्स्ट्रा टाइम लेना है उनके लिए इसमें चेंज हो गया है, तो उनको भी बताऊंगा क्या क्या नया चेंज हुआ है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में भी सब कुछ आखिर तक बता दूंगा। देखो, अगर आपको एक वीडियो में सब चीज़ें जाननी हैं, सिलेबस और फीस, इसके अलावा कितनी पोस्ट है, कहाँ पर कितनी पोस्ट है, किस स्टेट में कितनी पोस्ट है, अलग अलग डिसेबल्ड की, अगर सारी चीज़ें जाननी है तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर होगा, लेकिन इस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप आराम से, अभी आपके पास में टाइम नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए, जब आपके पास में टाइम हो, जितने टाइम भी, तो आप इसको आराम से देख लेना। और फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका लिंक वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलो अब हम शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 1 सितंबर 2025 से, और बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया गया, केवल 21 सितंबर 2025 तक ही फॉर्म फिल हो गए। आप फीस वगैरह भी 1 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 के बीच में सबमिट कर सकते हो। इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पर ये नवंबर में करा लेंगे, नवंबर या दिसंबर 2025 में प्री। फिर उसके बाद में जहाँ पर मेंस होने वाला होगा वो भी दिसंबर जनवरी के बीच में करवा लेंगे। आपका मेंस वगैरह कुल मिला के जनवरी 2026 तक ये करवा लेंगे, और उसके बाद में फरवरी मार्च में आपको सीधा सिलेक्शन ये दे देंगे। मतलब इतनी अच्छी जॉब है आपके लिए कि अब आप समझिए, सितंबर में आप फॉर्म फिल करेंगे और नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जनवरी फरवरी के आसपास में आपका मेंस एग्ज़ाम वगैरह इंटरव्यू जो भी होना होगा सब हो जाएगा, और फरवरी के आखिर तक और मार्च में आपको ये ज्वाइनिंग दे देंगे। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग पोस्टों पर भर्ती निकली हुई है, अलग अलग बैंकों में है और अलग अलग स्टेट में है, तो मुझे आपको सब कुछ ही समझाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है जो मल्टीपर्पज़ है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है। उसमें सबसे पहले अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर HI की 2 पोस्ट है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज यानी OH या LD कैटेगरी वालों की भी 2 है, VI पर्सन की यहाँ पर 1 पोस्ट है, ID वालों की भी 1 पोस्ट है आंध्र प्रदेश में। और ये क्योंकि ग्रामीण बैंक में है तो बार बार ये नहीं बताऊंगा, ये सब जिस स्टेट में जौन सा ग्रामीण बैंक है उसी में ये पोस्टें हैं। आगे हम देखें अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा असम में HI की 2 पोस्ट है और OH कैटेगरी वालों की भी 2 है, VI की और ID कैटेगरी में 1-1 पोस्ट है। असम के बाद अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर HI की भी 4 है और OH कैटेगरी वालों की भी 4 है, VI की 4 पोस्ट है और ID वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है। फिर इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सभी दिव्यांगों की 3-3 पोस्ट है, मतलब HI की भी 3, OH की भी 3 और VI की भी 3, ID वालों की भी 3 पोस्ट है। फिर इसके बाद में है गुजरात। गुजरात में भी सभी दिव्यांग भाई बहनों की 3-3 पोस्ट है, HI की भी 3, OH की भी 3, VI की भी 3 और ID वालों की भी 3 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश में HI वालों की पोस्ट नहीं है, OH कैटेगरी में 2 पोस्ट हैं, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में HI वालों की 1 पोस्ट है, OH वालों की नहीं है, VI वालों की 1 पोस्ट है, ID वालों की भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो झारखंड में HI वालों की पोस्ट नहीं है और OH कैटेगरी वालों की 3 पोस्ट है, VI वालों की भी नहीं है और ID वालों की भी यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से आगे है कर्नाटक। कर्नाटक में अगर हम देखें तो सभी दिव्यांगों की, वो HI हो, OH हो, VI हो या ID हो, सबकी 8-8 पोस्ट है। अगर केरल की बात करें तो केरल में HI वालों की 3 है, बाकी OH वालों की 4 पोस्ट है, VI वालों की 4 है और ID वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। फिर मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पर HI की भी 5 है, OH की भी 5 है और VI और ID की भी 5-5 पोस्ट है। इसके बाद में अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है, ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्टों की अभी बात कर रहा हूँ, ये भी याद रखना। और इसके बाद में मणिपुर। मणिपुर में भी दिव्यांग भाई बहनों की कोई पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर मेघालय। मेघालय में भी दिव्यांगों की कोई पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम में HI की 1 पोस्ट है और OH वालों की 1 पोस्ट है, बाकी VI की और ID की नहीं है। फिर नागालैंड। नागालैंड में भी दिव्यांगों की कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद में है उड़ीसा। उड़ीसा में सभी दिव्यांगों की 3-3 पोस्ट है, वो HI वाले हो, OH वाले हो, VI वाले हो या ID वाले हो। फिर पुदुचेरी। पुदुचेरी में किसी प्रकार के दिव्यांगों की कोई पोस्ट नहीं है। पंजाब में केवल HI वालों की 1 पोस्ट है और 1 VI वालों की है, बाकी OH और ID वालों की नहीं है। इसके बाद में आता है राजस्थान। राजस्थान में
HI वाले हो या OH वाले हो या VI वाले हो या ID वाले हो, सभी की 17-17 पोस्ट है। मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो VI वालों की भी 17 है, HI वालों की भी, OH वालों की भी और ID वालों की भी, सबकी यहाँ पर 17-17 पोस्टें हैं। राजस्थान के बाद अगला स्टेट आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा में सभी डिसेबल की 2-2 पोस्ट है, वो VI वाले हो, HI वाले हो, ID वाले हो या इसके अलावा OH वाले हो। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी सभी दिव्यांगों की, वो VI हो, HI हो, ID हो या OH हो, सभी की 4-4 पोस्ट है। फिर तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर HI की और OH कैटेगरी वालों की 5-5 पोस्ट है और VI और ID वालों की 4-4 पोस्ट है। इसके अलावा त्रिपुरा में HI की नहीं है, OH कैटेगरी की 1 पोस्ट है, VI की भी नहीं है, ID वालों की 1 पोस्ट है। फिर इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में HI वालों की भी 10 है, OH वालों की भी 10 है, VI वालों की भी 10 पोस्ट है और ID वालों की भी 10 पोस्ट है। मतलब पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा राजस्थान में है और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, 10-10 पोस्ट है। फिर उसके बाद में आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में HI वालों की 3 पोस्ट है और OH वालों की 1 है, VI वालों की भी 1 है और ID वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर HI की 2 पोस्ट है और इसके अलावा OH कैटेगरी वालों की यहाँ पर 2 है और VI वालों की भी यहाँ पर 2 है और ID वालों की यहाँ पर पोस्ट नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑफिस असिस्टेंट में दिव्यांगजनों की अलग अलग स्टेट में कितनी पोस्टें हैं। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो सभी स्टेट की मिला के HI वालों की यहाँ पर टोटल 79 पोस्ट है। कितनी? 79 पोस्ट है HI वालों की। और सभी स्टेट में अगर हम देखें तो OH कैटेगरी वालों की ऑफिस असिस्टेंट में 82 पोस्टें हैं टोटल और VI वालों की सभी स्टेट में यहाँ पर 74 पोस्टें हैं और जो ID वाले हैं उनकी भी यहाँ पर 71 पोस्ट है अलग अलग स्टेट में, मतलब 28 राज्यों में ऑफिस असिस्टेंट की। तो ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो टोटल दिव्यांगजनों की 306 पोस्टें हैं सभी की मिलाकर और यहाँ पर अगर सारी पोस्टें देखें ऑफिस असिस्टेंट की टोटल पोस्टें तो 7,972 पोस्टें ऑफिस असिस्टेंट की टोटल पोस्टें हैं, जिसमें से सभी दिव्यांगजनों की 306 पोस्टें हैं। अगर अलग अलग बात करें तो HI की 79, OH की 82 और VI की 74 और ID वालों की 71 पोस्ट है। दोस्तों इसके बाद अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की है, इस तरीके से अलग अलग ये पोस्टें हैं। तो ऑफिसर जो स्केल फर्स्ट की पोस्ट है उसमें आंध्र प्रदेश में तो किसी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी किसी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। असम में अगर हम देखें तो असम में HI की 2 है, OH की 2 है, VI की 2 है और ID वालों की 1 पोस्ट है। इसके बाद आता है बिहार। बिहार में भी सभी दिव्यांगों की यहाँ पर 2-2 पोस्टें हैं। ये अब मैं ऑफिसर स्केल्स फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में HI वालों की 1 है, OH वालों की यहाँ पर 1 है और VI वालों की 2 पोस्ट है, ID वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद में आता है गुजरात। गुजरात में HI वालों की 4 है और OH कैटेगरी वालों की 3 है, VI वालों की 4 है और ID वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है। फिर इसके बाद में आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर HI वालों की नहीं है, OH कैटेगरी में 1 है और इसके अलावा VI ID की भी यहाँ पर पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद में है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर HI वालों की नहीं है और OH कैटेगरी की 1 है, बाकी VI और ID की भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के बाद में आता है यहाँ पर झारखंड। झारखंड में HI वालों की तो नहीं है, OH कैटेगरी की यहाँ पर 2 है, बाकी VI ID की भी नहीं है। फिर इसके बाद में आता है कर्नाटक। कर्नाटक में सभी डिसेबल्ड की 5-5 पोस्ट है, मतलब 5 HI, 5 VI, 5 ID, 5 OH, सभी की इस तरीके से है। और केरला में अगर हम बात करें तो यहाँ पर HI वालों की 3 है और OH कैटेगरी वालों की 3 है और VI और ID वालों की 2-2 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में VI, HI, ID और OH वालों की सभी की 3-3 पोस्ट है। महाराष्ट्र में किसी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है, मणिपुर में भी कोई पोस्ट नहीं है और मेघालय में भी कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद में मिजोरम। मिजोरम में HI वालों की 1 है, OH वालों की 1 है, बाकी किसी और डिसेबल्ड की नहीं है। फिर इसके बाद में नागालैंड में भी कोई पोस्ट नहीं है और उड़ीसा में HI वालों की 2 है, OH वालों की 2 है और VI ID वालों की 1-1 पोस्ट है। उड़ीसा के बाद अगला स्टेट है यहाँ पर पुदुचेरी। पुदुचेरी में किसी भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद में आता है पंजाब। पंजाब में HI की 1 है, OH की नहीं है और VI की 1 है, ID की भी यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में आता है राजस्थान। राजस्थान में ऑफिसर स्केल फर्स्ट में दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है। और फिर आता है हरियाणा। हरियाणा में सभी दिव्यांगों की 1-1 पोस्ट है। फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु में सभी दिव्यांगों की 2-2 पोस्टें हैं। और फिर इसके बाद में तेलंगाना। तेलंगाना में HI की 2 है और OH वालों की 3 है, बाकी VI ID की 2-2 पोस्ट है। फिर त्रिपुरा। यहाँ पर VI, HI और OH की नहीं है, VI की 1 पोस्ट है, बाकी ID की भी नहीं है। इसके बाद में आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सभी दिव्यांगों की 5-5 पोस्ट है, मतलब VI की 5, HI की 5, ID की 5, OH की 5। फिर उसके बाद में उत्तराखंड। यहाँ पर HI और OH की पोस्ट नहीं है, बाकी VI ID की 1-1 पोस्ट है। इसके बाद में आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में HI की 1 है, OH की 1 है, बाकी ID और VI की पोस्ट नहीं है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑफिसर स्केल 1 में सभी दिव्यांगों की अगर टोटल देखें तो 137 पोस्ट है। और अगर अलग अलग देखें तो यहाँ पर HI की 35 पोस्ट है और इसके अलावा OH कैटेगरी में अगर देखें तो उनकी 38 पोस्ट है और इसके अलावा VI की देखें तो 34 है और ID वालों की भी यहाँ पर 30 पोस्ट है। टोटल सब मिलाकर 137 पोस्टें हैं। तो अगर हम ऑफिसर स्केल में टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर 3,907 पोस्ट है, 3,907
7, जिसमें से दिव्यांगजनों की 137 है और अलग अलग मैंने बताई दिया दोस्तों। फिर इसके बाद में अगली पोस्टें हैं यहाँ पर ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। इसमें अगर हम अलग अलग स्टेट में देखें तो एचआई वालों की यहाँ पर एक तो पंजाब ग्रामीण बैंक में पोस्ट है और एक है तेलंगाना ग्रामीण बैंक में और एक है वेस्ट बंगाल में। मतलब ऑफिसर स्केल सेकंड में एचआई वालों की टोटल अलग अलग स्टेट में 3 ही स्टेट में पोस्ट है, 3 पोस्ट है। फिर इसी तरीके से अगर ओएच कैटेगरी की बात करें तो एक पोस्ट है ओएच वालों की कर्नाटक ग्रामीण बैंक में और एक है केरला ग्रामीण बैंक में, और आगे अगर हम देखें तो एक है तेलंगाना ग्रामीण बैंक में और एक पोस्ट है वेस्ट बंगाल में। तो टोटल पोस्ट ओएच वालों की स्केल सेकंड में 4 पोस्टें हैं। इसी तरीके से अगर हम वीआई कैटेगरी की बात करें तो इनकी एक पोस्ट है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में और एक पोस्ट है कर्नाटक बैंक में, इसके अलावा एक पोस्ट पंजाब ग्रामीण बैंक में और एक पोस्ट है यहाँ पर तेलंगाना ग्रामीण बैंक में। तो वीआई वालों की भी स्केल सेकंड में टोटल 4 पोस्ट हैं। आईडी वालों की अगर हम देखें तो एक पोस्ट है कर्नाटक में और एक पोस्ट है इनकी तेलंगाना में। टोटल आईडी वालों की 2 पोस्टें हैं स्केल 2 में, जो ये जनरल वाली पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 854 पोस्ट है, जिसमें से दिव्यांगजनों की यहाँ पर 13 पोस्टें हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑफिसर स्केल सेकंड आईटी वाली। तो इसमें केवल और केवल ओएच कैटेगरी की 2 पोस्ट है, एक है कर्नाटक में और एक है उड़ीसा ग्रामीण बैंक में, और बाकी डिसेबल की इसमें नहीं है स्केल सेकंड आईटी वाले में। यहाँ पर 87 केवल पोस्ट है, जिसमें से दिव्यांगों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। आगे है यहाँ पर स्केल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसमें केवल और केवल एचआई वालों की 1 पोस्ट है, वो भी कर्नाटक ग्रामीण बैंक में। तो अगर कोई एचआई है तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए अगर करना चाहे तो। और इसके बाद में आता है ऑफिसर स्केल थर्ड। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में केवल ओएच कैटेगरी की 1 पोस्ट है, बाकी और दिव्यांग की यहाँ पर नहीं है। एक पोस्ट भी जो ओएच की है वो वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक में है। अब दोस्तों मैंने आपको लगभग सारी पोस्टें बता दी कहाँ पर कि दिव्यांगों की कितनी पोस्टें हैं और टोटल पोस्टों में कितनी दिव्यांगों की पोस्टें हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन डिसेबल्ड है इसमें जो एलिजिबल है। क्या परमानेंट वाले तो एलिजिबल ही है, क्या टेम्परेरी वाले भी एलिजिबल है, ये सब बातें हम इसमें देखने वाले हैं। बाकी स्क्राइबर वगैरह का भी सब कुछ इसी वीडियो में हम देखेंगे, इसलिए ध्यान से देखते रहना। देखो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है ना, ये वाली मल्टीपर्पज़ वाली, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है यानी ग्रेजुएशन है आपके पास में किसी भी स्ट्रीम में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल है कि आपको वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको जिस स्टेट में भी आप अप्लाई करो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके बाद में अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी असिस्टेंट मैनेजर की ये पोस्टें हैं। इसमें भी आपके पास में सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पर प्रेफरेंस हाँ उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये इस तरीके का अगर कुछ है किसी के पास में तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास में सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप ना कर पाओ। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फिर इसके बाद में आगे यहाँ पर ऑफिसर स्केल सेकंड जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है, इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। मिनिमम आपके पास में 50% का होना चाहिए, मतलब 50% आपके ग्रेजुएशन में हो। और इसमें भी प्रेफरेंस उन्हीं लोगों को दिया जाएगा ज़्यादा जिनके पास में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह का कोर्स वगैरह या इससे आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ऑफिसर इन अ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। फिर इसके बाद में अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑफिसर स्केल सेकंड जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की है। यहाँ पर आपके पास में बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इनमें से किसी में होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और अगर आपके पास में ASP या PHP या C++ या जावा, VB, VC, OCP अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटेड कोर्स में, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास में अगर चार्टर अकाउंट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके साथ में आपके लिए 1 ईयर का चार्टर अकाउंट का एक्सपीरियंस हो, या लॉ ऑफिसर अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो भी कर सकते हो, उसमें भी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपके पास में ट्रेजरी मैनेजर वगैरह का कुछ इस तरीके के ये देख लेना कोर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑफिसर स्केल थर्ड यानी सीनियर मैनेजर। इसके लिए भी आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में कहीं से भी 50% मार्क्स के साथ में। और इसमें भी प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जो मार्केटिंग, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री वगैरह का कोर्स जिन्होंने किया होगा, मतलब उसमें डिग्री की होगी। और इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
तो ऊपर की जो पोस्टें हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, एक तो ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ वाली है, और एक ऑफिसर स्केल फर्स्ट। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप इंडिया के किसी भी कोने से है आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज जो मांगी गई है वो 1/9/2025 तक आपकी काउंट होगी। मतलब जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है उसके लिए 18 से 28 वर्ष मांगी गई है। बाकी स्केल 1 के लिए 18 से 30 वर्ष, और स्केल 2 के लिए 21 से 32 वर्ष, और स्केल 3 के लिए 21 से 40 वर्ष मांगी गई है। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर जनरल के दिव्यांग है तो 10 वर्ष की छूट, और ओबीसी के है तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी, और SC/ST के है तो उनको सीधा 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसमें अप्लाई कौन कौन दिव्यांग कर सकते हैं। देखो, अगर आप विजुअली इम्पायर्ड है यानी ब्लाइंडनेस, टोटली ब्लाइंड है, अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। अगर आप लो विज़न हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से HI कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर डेफ हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब HH वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से लोकोमोटर डिसेबिलिटी या OH कैटेगरी में अगर हम देखें तो एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में प्रॉब्लम है, या एक हाथ एक पैर, या दोनों पैर या दोनों हाथ, या लेप्रोसी, CP, डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक, या स्पाइनल डिफॉर्मिटी या स्पाइनल इंजरी कोई भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद में अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो आप अगर ASD हो, SLD हो, या मल्टीपल डिसेबल्ड हो, या MI हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए दिव्यांगजनों की जो फीस लगेगी वो 175 रुपये लगेंगे, यानी 175 रुपीज़ आपके लगेंगे। और जो नॉन दिव्यांग है उनकी यहाँ पर 850 रुपये फीस लगेगी। इसके अलावा जो SC/ST वाले हैं उनकी भी केवल और केवल 175 रुपये ही फीस लगेगी। दिव्यांगजन इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं 175 रुपये फीस है। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा स्क्राइबर से रिलेटेड जो रूल्स है वो भी सब बता दूंगा। देखो, सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वाली पोस्ट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इन दोनों का प्री जो होगा वो सेम होगा। मतलब रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40-40 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 80 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिलेगी और न्यूमेरिकल के लिए आपको 20 मिनट मिलेगी। बाकी जो डिसेबल्ड भाई बहन एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइबर लेंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर ऐड किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का भी यही है प्री में, और ऑफिसर स्केल फर्स्ट का भी यही है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, अगर आप इन दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग अप्लाई करते हो तो आपको ये टेस्ट भी दोनों का अलग अलग ही देना पड़ेगा। मतलब ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अलग। भले ही दोनों का सेम पैटर्न है लेकिन एग्जाम आपका अलग अलग ही होगा। बाकी अगर आप किसी एक के लिए करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्री होने के बाद में इन दोनों पोस्टों पर आपका मेंस होगा। मेंस में दोनों में सेम ही सिलेबस आएगा, एक ही का मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, फिर कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फिर करंट अफेयर यानी जनरल अवेयरनेस और ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इस तरीके से टोटल ये 200 मार्क्स का आपका मेंस होगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, और ये 200 मार्क्स हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। इसके लिए टोटल 120 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे अलग अलग, जैसे रीजनिंग के लिए 30, कंप्यूटर के लिए 15 मिनट और जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट, जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पर 30 मिनट और हिंदी के लिए 30 मिनट और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए भी यहाँ पर 30 मिनट दिए जाएंगे। बाकी जो स्क्राइबर या एक्स्ट्रा टाइम लेंगे उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसी तरीके से ऑफिसर स्केल फर्स्ट का भी मेंस रहेगा। मेंस होने के बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती होगी तो उसका ये बाद में या कभी भी करवा सकते हैं या पहले ही करवा सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका स्केल सेकंड और स्केल थर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो भी देख लो। उसमें सिंगल लेवल एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा। उसमें भी आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40-40, और मार्क्स इसमें अलग अलग रहेंगे। टोटल मार्क्स 200 रहेंगे और टोटल क्वेश्चन भी यहाँ पर 200 रहेंगे। 120 मिनट इसके लिए भी दिया जाएगा। फिर ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर का जो होगा उसमें भी लगभग प्रोफेशनल, कंप्यूटर, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल 240 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स के ये केवल हो गए। 150 मिनट यहाँ पर भी मिलेंगे। ऑफिसर स्केल थर्ड में भी लगभग इसी तरीके से रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग अलग 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें रीजनिंग 50 की रहेगी, कंप्यूटर 20 का और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, इंग्लिश 40 मार्क्स की और हिंदी
40 मार्क्स की, और इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का। टोटल ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। 120 मिनट यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। इस वाले में आपका, क्योंकि प्री तो था नहीं, इसमें सिंगल एग्ज़ाम है ये, इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। जब आप ये पास कर लोगे फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। दोस्तों सेंटर आप अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य में ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इन लोगों को स्क्राइबर और एक्स्ट्रा टाइम लेना है वो भी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फुल गाइडलाइन लिखी हुई है। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो भारत सरकार का ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है 1/8/2025 को, उसी के हिसाब से इन्होंने सब कुछ यहाँ पर बताया है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन। तो आपका स्क्राइबर जो है वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में होना चाहिए या 12th में होना चाहिए। 12th से नीचे का नहीं होना चाहिए और BA के फर्स्ट सेमेस्टर से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसमें जो उसकी ID लगेगी वो आधार फोटो तो लगेगा ही, उसके साथ में उसके कॉलेज की ID भी मांगी गई है। जो करंट में जहाँ पर भी उसका एडमिशन है या पढ़ रहा है उसकी ID भी यहाँ पर मांगी गई है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जो उसका 10th है वो 23-24 का होना चाहिए, और इसके अलावा 12th जो है उसका वो 24-25 का होना चाहिए। और उसमें ID प्रूफ के लिए प्रेजेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो उसकी ID है वो यहाँ पर चाहिए। आपको जो स्क्राइबर लेना है उस स्क्राइबर, जब इसका 21 तारीख को फॉर्म फिल होना बंद हो जाएगा, अगर डेट एक्सटेंड ना हुई तो उसके बाद में 15 दिन के अंदर अंदर 21 तारीख होगी उसके तुरंत बाद आपको एक अलग से लिंक मिल जाएगा। उस पर आपको अपने स्क्राइबर का पूरा डिटेल भर के वहाँ पर अपलोड करना होगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, जितने भी ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है या जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या CP है, उनको किसी प्रकार का कोई एनेक्सर नहीं बनवाना है। उनका UDID कार्ड से ही काम चल जाएगा, बस वही अपलोड कर देना या अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। लेकिन टोटली ब्लाइंड या दोनों हाथों से प्रॉब्लम या CP के अलावा अगर कोई दिव्यांग भाई बहन एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइबर लेना चाहते हैं तो उनको अपेंडिक्स 1 बनवाना पड़ेगा। वो भी यहाँ पर देखो दिया हुआ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर चेयरपर्सन वहाँ पर हो, और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक PMR स्पेशलिस्ट भी मेंबर हो, और इसके अलावा एनी अदर एक्सपर्ट्स भी कोई यहाँ पर होने चाहिए। तो उनसे आपको विद सील के साथ में, मतलब मोहर के साथ में आपको अपेंडिक्स 1 बनवाना होगा। और जो दिव्यांग भाई बहन अपना स्क्राइबर लेंगे, वो कोई भी हो, कोई भी डिसेबल्ड हो, टोटली ब्लाइंड हो या दोनों हाथों में प्रॉब्लम या कोई भी हो, उन सबको जो आप 15 दिन के अंदर अंदर जब लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद जब लिंक एक्टिव होगा तो उस पर अपेंडिक्स 2 में अपने स्क्राइबर का नेम और उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह भर के अपलोड करना होगा। बाकी स्क्राइबर ने आपके ये IBPS का फॉर्म ना फिल किया हो और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाए तो वहाँ पर ऐसा ना लगे कि आपका स्क्राइबर आपका पेपर कर रहा है, आप खुद से नहीं बता रहे हो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप भी इसको एक बार पढ़ लेना। जितने भी परमानेंट डिसेबिलिटी वाले हैं उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, बाकी जितने भी टेम्परेरी वाले हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये देखो इन वाली लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। इस पूरी PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। बाकी कुछ अगर मुझसे छूट गया हो तो वो भी कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।